तो हेलो एवरीवन, कल देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमने क्या पढ़ा था। फंडामेंटल यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। एक बार रिवाइज करा देता हूं उस फंडामेंटल यूनिट को। सबसे पहले हमें देखना होता है कि व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक तरह का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। इट मींस ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। यानी कि अगर केस स्टडी में आ जाए और आपसे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि वास्तव में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है भी या नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे अपने आप को सेटिस्फाइड करेंगे कि कोई पर्टिकुलर केस, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आता भी है या नहीं आता? तो वो कहां से पता लगता है? परिभाषा से पता लगता है। जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उससे हमें ये चीज आइडेंटिफाई होती है। क्लियर है? तो व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि क्या होता है, वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या है कि तुरंत ट्रांसफर करने के लिए वो सहमत हो जाता है, और एग्री टू ट्रांसफर का मतलब क्या है कि एक फ्यूचर डेट पर आप ट्रांसफर करने के लिए सहमत हुए। क्या ट्रांसफर करना है? द प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर क्या है? ओनरशिप। ओनरशिप किसके अंदर? ओनरशिप गुड्स के अंदर। गुड्स का मतलब क्या है? वो डिफाइंड है ना, कि गुड्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। किसे ट्रांसफर करने के लिए बात कर रहे हैं? टू ए बायर। किस चीज के बदले में आप करेंगे? फॉर ए प्राइस। प्राइस की सबसे पहले मैं बात कर लूं, और उससे पहले मैं बात कर लूंगी जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। या तो सेल होगी या एग्रीमेंट टू सेल होगा। क्लियर है? सेल वर्ड वहां यूज करना है आपको जहां पर इमीडिएट ओनरशिप आपको ट्रांसफर करनी है। एग्रीमेंट टू सेल वहां यूज करना है जहां पर आप एक फ्यूचर डेट पर आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इनको अगर यूज करना है तो सावधानी से यूज करना है। बाकी अगर आप को लगता है कि यह गड़बड़ी हो सकती है तो हर जगह आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मालूम दोनों ही होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तो दोनों ही चीजें शामिल है, सेल भी शामिल है, एग्रीमेंट टू सेल भी शामिल है। यानी कि तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, फ्यूचर डेट पर अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। लेकिन मोर स्पेसिफिक क्या है कि तुरंत अगर करनी है तो वो सेल है, और अगर आपको फ्यूचर डेट पर करनी है तो वो एग्रीमेंट टू सेल है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सबसे पहले सेल एंड बायर होना चाहिए, दो पार्टियां होनी चाहिए, गुड्स होना चाहिए। गुड्स का मतलब क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। मनी का मतलब है प्राइस। तो अदर देन एक्शनेबल क्लेम मनी बट इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर। स्टॉक का मतलब क्या है? यहां पर शेयर स्टॉक है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू द or forming part of the land which I agree to be severed before or under the contract of sale। प्राइस का मतलब क्या है? यहां पर जो लीगल टेंडर है हमारा, यानी कि जो करेंसी हमारी चल रही है, इसका मतलब है जितने भी आपकी विदेशी मुद्रा है, फॉरेन एक्सचेंज है, तो दैट विल नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्राइस। यानी कि जो हमारी विदेशी मुद्रा है वो प्राइस नहीं है। जो चीज प्राइस नहीं है वो क्या बन जाती है? आपकी गुड्स बन जाती है। वो क्या बन जाती है? हमारी गुड्स बन जाती है। तो अगर आप कटे फटे पुराने नोट के बदले में आप बदलना चाहते हैं नई करेंसी से, और मैं आपसे पूछता हूं कि वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द आंसर इज नो। क्योंकि जो पुराने नोट हैं वो भी प्राइस है, जो नए नोट मिल रहे हैं बदले में वो भी प्राइस है। तो दोनों तरफ से प्राइस अगर आएगा तो वो ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कवर्ड नहीं है। हां, अगर आप विदेशी मुद्रा परचेज कर रहे हैं इंडियन करेंसी के बदले में, आप डॉलर परचेज कर रहे हैं, पौंड परचेज कर रहे हैं, कुछ भी परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में वो ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कवर्ड होगी। इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या अंतर है। तो जहां पर प्राइमरी मोटिव किसी भी ट्रांजैक्शन करने का टू एक्वायर सम सर्विसेज होता है, बावजूद इसके कि उस सर्विसेज को एक्वायर करने में कुछ ट्रांसफर गुड्स का भी होता है, तो होल ट्रांजैक्शन आर कवर्ड अंडर द वर्क एंड लेबर। यानी कि उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इस्तेमाल नहीं होता है। और अगर प्राइम मोटिव किसी भी ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका पर्पज ये होता है टू एक्वायर सम गुड्स, बावजूद इसके कि उस गुड्स को एक्वायर करने में कुछ सर्विसेज भी जाती हैं,
तो दैट मीन्स दैट ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो दिस इज क्लियर। कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, बता दीजिए। क्लियर है या नहीं है ये चीज? नाउ सेकेंड यूनिट पर आइएगा। देखिए गुड्स की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है ना। अब बात आती है सर गुड्स होते कितने तरीके के हैं। आम बोलचाल की भाषा में गुड्स गुड्स है, लेकिन जब भी आप लॉ पढ़ेंगे तो उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम इसलिए किया जाता है क्योंकि बाद में जो रूल्स हैं वो अलग अलग हैं। आम बोलचाल की भाषा में गुड्स गुड्स है, लेकिन यहां पर जो टाइप्स ऑफ गुड्स हैं वो समझिएगा। टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? यहां पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कितने में डिवाइड किया गया है? 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो है एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, एक है एग्जिस्टिंग गुड्स। दूसरा क्या है आपका? फ्यूचर गुड्स। और एक है कंटिजेंट गुड। तीन तरह के गुड्स हैं। जो आपका एग्जिस्टिंग गुड्स है उसके फर्दर क्या पार्ट हो जाते हैं आपके? 3 पार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं आपके? 3 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन सा? स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स, और है आपका अनअसर्टेन। तो टाइप्स ऑफ गुड्स कितने हैं? एग्जिस्टिंग है, फ्यूचर है और कंटिजेंट है। और एग्जिस्टिंग के फिर 3 पार्ट हैं। क्या है वो आपके? स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन गुड्स। पहले हम जो मेन पार्ट हैं गुड्स के उन्हें समझते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिजेंट गुड्स के बारे में। मोटे मोटे तौर से समझा रहा हूं पहले मैं, और उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे और फिर डेफिनेशन पर भी आएंगे। एग्जिस्टिंग गुड्स आम बोलचाल की भाषा में, और अगर आपको वोकेबलरी से भी क्लियर है कि एग्जिस्टिंग गुड्स का साधारण मतलब क्या होना चाहिए। एग्जिस्टिंग गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर इन द हैंड्स ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी कि वो गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी में आता है जिस समय सेलर बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा है, उस समय क्या वो गुड्स सेलर के पास मौजूद है? अगर मौजूद है तो उसे क्या बोलोगे आप? एग्जिस्टिंग गुड्स। अब आपके मन में क्या ये भी ख्यालात आता है क्या कि जो चीज सेलर के पास नहीं है वो तो बेचता ही नहीं आदमी? तो मतलब कोई क्वेश्चन अगर इन्होंने बनाया है तो वो तभी बनाया होगा जब वो हालात पैदा होते होंगे। तो क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा भी गुड्स सेल किया जा सकता है? क्या ऐसा भी गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जा सकता है जो गुड्स सेलर के पास हो ही ना? क्या परिस्थिति पैदा होती है ऐसे केस में? उन्हें कहते हैं फ्यूचर गुड्स। आप सोचो कि फ्यूचर गुड्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। देखिए जितने भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, माना रिलायंस जियो है, आपने देखा होगा कि हो सकता है अभी भी स्कीम निकलती हो ऐसी, मुझे नहीं मालूम उन स्कीम का, कि जी आपको इतने रुपए का प्लान लेना है और जियो का आपको मोबाइल फोन भी आपको फ्री मिलेगा। जो वो फ्री का फोन देते हैं, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में और दुकानों पर भी मौजूद होता है या नहीं होता है? कई बार टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने इस तरह की स्कीम निकाली। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा मॉडल वो फ्री में देते हैं जो नॉर्मली और दुकानों पर भी मिलता है? ऑनलाइन भी आप उसको खरीद सकते हैं क्या? जैसे आप कोई और फोन लो, ओप्पो का जी हमें ये वाला मोबाइल फोन लेना है, या आपको सैमसंग का नोट 9 लेना है, नोट 10 लेना है, नोट 20 लेना है, S22 लेना है, तो मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन जब भी इन स्कीम के साथ इस तरह की कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो आपको क्या लगता है कि वो चीजें रेडी मार्केट में अवेलेबल है? नहीं होती हैं, है ना।
अब क्या है कि रिलायंस जियो वाले ने, अरे ये जो फोन बनते हैं कोई ना कोई बनाता होगा, चाहे सैमसंग की कंपनी बनाए, चाहे वो एप्पल की कंपनी बनाए, चाहे वो नोकिया की कंपनी बनाए, चाहे वो ओप्पो की कंपनी बनाए, ठीक है ना, क्योंकि इन कंपनियों का, एयरटेल का काम फोन बनाने का तो है नहीं, रिलायंस जियो का काम फोन बनाने का तो है नहीं, तो इन्हें तो किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाना ही पड़ेगा ना। वो मैन्युफैक्चरर इनकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए फोन बनाएगा और रिलायंस जियो की उसके अंदर क्या लगा देगा, मोहर लगा देगा। समझ आ रही है बात? तो रिलायंस जियो पहले ये किससे कांटेक्ट में करेगी, वो एमआई से कांटेक्ट कर सकती है, वो सैमसंग से कांटेक्ट कर सकती है, या किसी और मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर सकती है कि मुझे इसी स्पेसिफिकेशन के कितने मोबाइल फोन चाहिए जी, 1 करोड़ मोबाइल फोन मुझे चाहिए। तो क्या 1 करोड़ मोबाइल फोन एमआई के पास थे उस समय कि जी ये है इतने का मिलेगा आपको? इसका मतलब नहीं थे ये, यानी कि एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं है। तो जितने भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पहले ऑर्डर आता है, पहले चीज सेल हो जाती है, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरर होना स्टार्ट होता है। तो ऐसी गुड्स क्या होगा बेटा, वो होगा फ्यूचर गुड्स। समझ आ रही बात? अब मुझे सोच के बताइए कॉन्सेप्चुअली कि फ्यूचर गुड्स, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में 2 चीजें आती हैं, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। फ्यूचर गुड्स की सेल संभव है क्या? फ्यूचर गुड्स का एग्रीमेंट टू सेल होगा या सेल होगा? फ्यूचर गुड्स ऑलवेज एग्रीमेंट टू सेल ही होगा। एग्जिस्टिंग गुड्स दोनों हो सकता है। एग्जिस्टिंग गुड्स आप साथ के साथ ओनरशिप ट्रांसफर करवा लीजिए, या कई बार आप ऐसा नहीं करते कि 10 दिन रुक जाइए, 10 दिन बाद में ले जाऊंगी, ऐसा पॉसिबल है ना। तो एग्जिस्टिंग गुड्स का तो सेल भी संभव है और एग्रीमेंट टू सेल भी संभव है, लेकिन फ्यूचर गुड्स का ऑलवेज क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल। कंटिंजेंट गुड्स क्या होता है? कंटिंजेंट गुड्स बोले तो जैसे आप कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं अकाउंटेंसी में, डिपेंड अपॉन सम इवेंट, डिपेंड अपॉन सम इवेंट। तो ऐसा गुड्स जो किसी संभावना के ऊपर निर्भर करता हो, जिसका बेचा जाना, जिसका खरीदा जाना किसी संभावना के ऊपर क्या करता हो, डिपेंड करता हो, ऐसा गुड्स कंटिंजेंट गुड्स कहलाया जाएगा। फ्यूचर गुड्स अलग है, फ्यूचर गुड्स में मिलेगा आपको बाद में, लेकिन वो किसी संभावना के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर रिलायंस जियो ने एमआई को ये ऑर्डर दिया कि 1 करोड़ मोबाइल फोन मुझे चाहिए और 31 मार्च तक चाहिए, और एमआई वालों ने ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया, तो उन्हें कहीं से भी वो फोन बनवा के देने पड़ेंगे। नहीं दे पाए तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसका जुर्माना हर्जाना एमआई वाले रिलायंस जियो को भरेंगे कि उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट समय पर पूरा नहीं किया। इज इट क्लियर? लेकिन कंटिनेंट गुड्स क्या है कि सेलर ने बायर को शर्तें बता दी। क्या शर्तें बता दी? कि देखिए मैं आपका एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी कर सकता हूं अगर यह घटना घटित हो जाती है, और हो सकता है कि मैं ना भी कर पाऊं अगर यह घटना घटित नहीं होती है। एक किसान अपनी सारी फसल, गन्ने की फसल खड़ी है, एक ट्रेडर को, क्योंकि किसान से पहले एक ट्रेडर खरीदेगा, फिर ट्रेडर से वो रिटेलर आएंगे, तो ट्रेडर को बेचने के लिए सहमत हो गया कि जो भी ईयर 2023 की फसल होगी जो मार्च 31 में कटेगी, मैं आपको सारी की सारी फसल बेचने के लिए तैयार हूं। ठीक है ना, कि इतना गन्ना पैदा होगा, लेकिन सही समय में बरसात नहीं हो पाई या कुछ और नेचुरल कारण हो गए जिससे गन्ने की फसल खराब हो गई, तो वो कहां से बेचेगा? क्या वो ट्रेडर मैन्युफैक्चरर यानी कि गन्ने के किसान से ये कह सकता है कि आप मुझे फसल नहीं दे पाए, ये आपकी ड्यूटी थी, अरे फसल बढ़िया होगी तो ही तो दे पाओगे। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, गुड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कंटिजेंट गुड्स। यानी कि फसल हो गई तो डिलीवरी हो जाएगी, और नहीं हुई तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी, और किसान भी इसके लिए लायबिल नहीं होगा। तो फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स में अंतर समझ में आ गया? अच्छा, फ्यूचर गुड्स की अगर डिलीवरी नहीं हो पाती है तो आप ये मुझे बताइएगा कि क्या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियां डिस्चार्ज हो जाएंगी? डिस्चार्ज का मतलब होता है मुक्त हो जाना, या हर्जाना देना पड़ेगा? हर्जाना देना पड़ेगा। अब कंटिजेंट गुड्स की अगर डिलीवरी नहीं हो पाती है तो क्या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी डिस्चार्ज हो जाएंगी? नहीं हो जाएंगी? हर्जाना भी नहीं देना पड़ेगा और डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। डिस्चार्ज का मतलब होता है आप अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गए। तो पहले इतना पढ़ते हैं, फिर हम एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये टाइप्स ऑफ गुड्स हो गया, एग्जिस्टिंग,
फ्यूचर, कंटिजेंट। एग्जिस्टिंग के अंदर तीन है, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है? एग्जिस्टिंग गुड्स मीन द गुड्स विच आर ईदर ओन्ड और पजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेल। द एग्जिस्टिंग गुड्स मे बी स्पेसिफिक और असर्टेन और अनअसर्टेन एज फॉलो। इसे अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, स्पेसिफिक क्या होता है और असर्टेन क्या होता है, अनअसर्टेन क्या होता है, हम बात करेंगे। फ्यूचर गुड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्यूचर गुड्स मीन द गुड्स, फ्यूचर गुड्स मीन द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और टू बी प्रोड्यूस्ड और टू बी एक्वायर्ड। ये जो टू बी है ये मैन्युफैक्चरर के साथ भी लगा हुआ है, प्रोड्यूस्ड के साथ भी लगा हुआ है, एक्वायर्ड के साथ भी लगा हुआ है। टू बी का मतलब क्या होता है? जो मैन्युफैक्चर होना है, जो पैदा होना है, प्रोड्यूस, जो खरीदा जाना बाकी है। समझ में आ रही बात? बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो दोनों मतलब सेफली आप कर ही सकते हो, आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जबकि यहां पे सही वर्ड क्या आ सकता था? आफ्टर मेकिंग ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। आगे लिखा हुआ मैंने, देयर कैन बी एन एग्रीमेंट टू सेल ओनली, देयर कैन बी नो सेल इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर गुड बिकॉज वन कैन नॉट सेल व्हाट ही डज नॉट पजेस। एक आदमी वो बेच नहीं सकता जो उसके पास नहीं है। सेल में तो क्या होता? इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर होगी। जब तुम खुद ही ओनर नहीं हो उस चीज के, तो आप ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर दोगे? तो इसका एक केवल एग्रीमेंट टू सेल होगा। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में क्योंकि दोनों बातें आ सकती हैं, तो वो सेफली एज्यूम मतलब सेफली यूज किया जा सकता है। क्लियर है? X agree to sell to Y all the crops to be grown at his farm in Haryana during the year 2000 season for a sum of 1 lakh. This is an agreement to sell future goods and not a sale. The contracting party are not discharged on non-acquisition or non-production of future goods. कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियां अपनी लायबिलिटी से मुक्त नहीं हो पाती हैं अगर वो गुड्स को प्राप्त ना कर पाए या वो पैदा ना कर पाए। या तो कंटिजेंट गुड्स के कैटेगरी में करो, आप पहले से बता दो कि अगर ये फसल सही रही तो मैं आपको बेच पाऊंगा, नहीं रही तो मैं आपको नहीं बेच पाऊंगा। अगर ये कंडीशन लगा दी तो वही फ्यूचर गुड्स किसका गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा? कंटिजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। The future goods are neither in existence nor in possession of the seller at the time of contract of sale. Whereas certain goods, अभी certain goods पढ़ाऊंगा, are in existence and possession of the seller at the time of contract of sale. Contingent क्या होता है? These are the goods the acquisition of which by the seller depends upon a contingency which may or may not हैपन। यानी कि अगर कोई गुड्स का प्राप्त होना सेलर की तरफ से एक ऐसी शर्त पर डिपेंड करता है जो हो भी सकती है और जो नहीं भी हो सकती, ऐसे गुड्स को क्या कहा जाता है? कंटिजेंट गुड। X एग्री टू सेल टू Y all the crops to be grown at Z farm in Haryana during the year 2000 season. X बेचने वाला है Y को, ये सेलर है, ये कौन है? सेलर है। ये कौन है? बायर है। लेकिन इस सेलर को भी जेड से कांटेक्ट करना है फॉर ए सम ऑफ ₹1 लाख इफ जेड सेल द सेम टू एक्स। यानी कि अगर जेड ए को बेच दे, अगर जेड ने ही ए को सॉरी ए नहीं, अगर जेड ने ही एक्स को नहीं बेचा तो एक्स और वाई के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। और अगर आप ये शर्त नहीं बताते, एक्स ये कह रहा है वाई से, इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं, लैंग्वेज जरा सी भी चेंज होगी, कंटिजेंट गुड्स फ्यूचर गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स वाई से कांटेक्ट कर रहा है कि जो भी जेड के फार्म हाउस में फसल होगी मैं आपको बेचूंगा, भाई इतनी बात कह के खत्म। तो ये फिर क्या है? फ्यूचर गुड्स। यानी कि आप कुछ भी करो, तुम जेड से खरीदो किसी भी शर्त पर, हम नहीं जानते, लेकिन आप पहले से कह के रख रहे हो कि अगर जेड मुझे बेच देता है तो मैं बेचूंगा। तो यानी कि एक शर्त आ गई, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी संभावना होती है तो मैं आपको बेच पाऊंगा। तो जहां संभावना आ गई तो वहां पर ये क्या हो जाएगा? कंटिजेंट गुड। इसका भी एग्रीमेंट टू सेल ही होगा। दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल कंटिजेंट गुड बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉप डिपेंड ऑन इट्स सेल बाय जेड।
द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी आर डिस्चार्ज और नॉन एक्विजिशन ऑफ कंटिजेंट गुड्स। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी क्या हो जाती हैं? डिस्चार्ज हो जाती हैं अगर वो प्राप्त ना कर पाए। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी को भी मालूम है शर्त का। अब बात आती है एग्जिस्टिंग गुड्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। जरा सा डिफरेंस है। एग्जिस्टिंग गुड्स ये तो क्लियर है कि विच आर इन द पोजेशन ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। एग्जिस्टिंग गुड्स होगा। फ्यूचर और कंटिजेंट दोनों ही सेलर के पास मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग गुड्स कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करते वक्त मौजूद होता है। और एग्जिस्टिंग गुड्स की आप सेल भी कर सकते हैं, एग्रीमेंट टू सेल भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मौजूद होता है। अब एग्जिस्टिंग गुड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला स्पेसिफिक, अनअसर्टेन और असर्टेन। पहले मैं समझाऊंगा अनअसर्टेन, असर्टेन को, सबसे लास्ट में बात करूंगा मैं स्पेसिफिक। ध्यान से समझिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। देखिए, एक आप फल वाले के पास गए, अमरूद का सीजन चल रहा है इस समय, अब उसके ठेले पर अमरूद है। आप ठेले वाले के पास गए, आपने कहा भाई अमरूद के क्या रेट है, क्या प्राइस है? उसने बता दिया जी 20 रुपए किलो चल रहा है अमरूद। आपने नेगोशिएशन किया, या 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, तो नहीं 15 रुपए किलो लगा दूंगा। ऐसे ही होता है। अब उसके ठेले पर तो कम से कम 50 किलो, 70 किलो, 100 किलो अमरूद है। क्या आपको ये पता है जिस समय आपने प्राइस तय किया कि एग्जैक्टली उन 100 किलो में से कौन से 2 किलो? वो तो एक मास है, तो उसे कहा जाता है अनअसर्टेन गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हो गया कि 15 रुपए किलो में 2 किलो आपको अमरूद खरीदने हैं, लेकिन उन 100 किलो में से कौन से 2 किलो? समझ आ रही है बात? तो अनअसर्टेन्ड गुड्स। अब आप क्या करेंगे? एक एक अमरूद को उठाना शुरू करेंगे, अपने लिफाफे में भरेंगे, तराजू पे तुलवाएंगे। तो जिस समय आप वो लिफाफे में भरना शुरू करते हैं, 2 किलो अमरूद हो जाते हैं जो आप घर ले जाओगे, वही गुड्स जो अनअसर्टेन था, अब क्या हो जाएगा? वो असर्टेन। वही जो अनअसर्टेन था, जब वो मास फैला हुआ है, उनमें से आपको कुछ क्वांटिटी चाहिए, लेकिन आपको यह नहीं पता कि 100 में से कौन से 2 किलो। तो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करते समय वो अमरूद क्या थे? 2 किलो का आपने रेट तय कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करते समय वो अमरूद क्या है? 2 किलो, अनअसर्टेन। जब घर ले जाओगे तो वही बन जाएंगे असर्टेन। समझ आ रही है बात? स्पेसिफिक किसे कहते हैं? आपने रेट तय नहीं करा, अभी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल नहीं करा, आपने पहले 2 किलो अमरूद निकाल लिए, अब आप बाद में तय कर रहे हो मुझे ये वाले 2 किलो की रेट बताओ मुझे, तो वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक। यानी कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल का मतलब है प्राइस तय होना, वो जो टर्म्स एंड कंडीशन तय होती है वो सब कर रहे हो आप, उससे पहले आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन था कि कौन सा गुड्स मुझे ले जाना है, तो उसे कहा जाता है स्पेसिफिक। और अगर उस समय आपको आइडेंटिफाई नहीं था तो वो गुड्स अनअसर्टेन है। अब थोड़ी देर बाद जब आप घर ले जाओगे तो वो असर्टेन भी बनेगा। घर तो आप असर्टेन करके ले जाओगे ना। तो क्लियर हो गई पिक्चर? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी तरीके से? क्योंकि केस स्टडी आएगी, क्योंकि बाद में रूल अलग अलग आएंगे। एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए रूल अलग हैं, असर्टेन के लिए कुछ अलग हैं। पढ़िए मेरे साथ। Existing goods mean the goods which are either owned or possessed by the seller at the time of contract to sale. The existing goods may be ascertain, specific, ascertain or unascertain as follows. Specific क्या होता है? These are the goods which are identified and agreed upon at the time of contract to sale is made. तो समझ में आ गया? Contract to sale का मतलब है TNC तैयार करना, टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर एग्री होना। उससे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन था कि एग्जैक्टली कौन सा पीस। समझ आ रही है बात आपके? एग्जैक्टली कौन सा पीस। फलों के केस में, सब्जियों के केस में नॉर्मली ऐसा नहीं होता, उन केस में तो अनअसर्टेन असर्टेन ही होता है। लेकिन आप फर्नीचर वाले की दुकान पे गए, वहां पे किसी फर्नीचर के 2 पीस पड़े हुए हैं एक डिजाइन के, ठीक है ना?
पहले आप पसंद करते हो नहीं ये वाला चीज चाहिए मुझे, बाद में टीएनसी डिसाइड करते हो, तो वो क्या हो जाएगा स्पेसिफिक, मुझे तो यही पीस चाहिए, तो क्या हो जाएगा स्पेसिफिक, बाद में टीएनसी डिसाइड होंगी, इतना ही अंतर है। अगर टीएनसी पहले डिसाइड हो गई कितने प्राइस का और क्या कंडीशन है, अगर ये पहले डिसाइड हो गई और बाद में आप सिलेक्शन ले रहे हो तो वो अनसर्टेन और असर्टेन होगा। तो पहले सिलेक्शन कर रहे हो बाद में टीएनसी डिसाइड कर रहे हो तो स्पेसिफिक होगा। अनसर्टेन पहले पढ़िए, दीज आर द गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम when a contract of sale is made, that is goods in stock or lying in load. Ascertain, goods are said to be ascertain when out of a mass of unascertain goods. यानी कि जो चीज अनसर्टेन थी उनमें से अब आप क्या कर रहे हो, अपना मास निकाल रहे हो जितना आपको चाहिए। द क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड का मतलब निकालना, फोर इज आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड फॉर ए गिवन कॉन्ट्रैक्ट, आपने पहले एक्सट्रैक्ट की और से फिर अलग छांट के रखा। 10 when part of the goods lying in bulk are identified and earmarked for sale, such goods are termed as ascertained goods. बताइए कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो बता दीजिए। ऑल क्लियर? एक यूनिट और खत्म कर लेते हैं, बहुत छोटी सी यूनिट है, प्राइस ऑफ द गुड्स। हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, बायर एंड सेलर होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए। गुड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस हियर मीन मनी कंसिडरेशन, और मनी का मतलब क्या है यहां पर? इन लीगल टेंडर। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ही है, प्राइस मीन द मनी कंसिडरेशन फॉर ए सेल ऑफ गुड्स। और मनी कंसिडरेशन का मतलब क्या है यहां पर? मनी कंसिडरेशन का मतलब क्या है? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या है? जो भारत में प्रचलित है, भारत में मान्यता प्राप्त है। आपको नॉलेज से के लिए बताऊं मैं, जैसे इस समय $1 का रेट माना 80 रुपए चल रहा होगा, आप डॉलर से अगर कोई चीज खरीदते हैं, पैसा तो वो भी है, कन्वर्ट तो हो जाएगा, खरीदने वाला भी अपराधी है, बेचने वाला भी अपराधी है, अलाउड नहीं है ऐसा। आप बाहर जा रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज खरीद के आप बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन उन फॉरेन एक्सचेंज से आप बाजार में कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो वो एक अपराध है, वो एक अपराध है। आप जब भी कोई चीज खरीदेंगे बेचेंगे तो वो लीगल टेंडर में खरीदेंगे बेचेंगे। एक नॉलेज टेक मैंने ऐसे बताया जिससे आपको लीगल टेंडर का और अच्छी तरह से मतलब क्लियर हो जाए। अब इस यूनिट में बताया गया है कि मोड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, यानी कितने तरीके हैं प्राइस को डिसाइड करने के, कितने तरीके हैं प्राइस को डिसाइड करने के। 3 तरीके हैं, या तो फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही फिक्स हो जाए, या लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन एग्री मैनर बाय द थर्ड पार्टी, और डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट पहले बात करते हैं। आप मेरे पास आए, मैंने टीवी आपको दिखलाया, उसी समय प्राइस के ऊपर चर्चा हुई, तो फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली यही तरीका चलता है, नॉर्मली तरीका भी ये चलता है। डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, ये जनरली वहां चला करता है जहां पर आप रेगुलर किसी चीज के बायर या सेलर हैं। एक जो सेलर है वो तो रेगुलर अपना सामान कहीं ना कहीं थोक विक्रेता खरीदता होगा। हाँ जी 32 इंच के 2 टीवी भिजवा दीजिए, फिर 2 टीवी जब बिक जाएंगे उससे पहले ही वो फोन कर देगा 5 टीवी 32 इंच के दोबारा भिजवा दीजिए। क्या उस समय वो प्राइस पूछेगा? तो डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, यही कोर्स ऑफ डीलिंग हो ही रही है। आप यूनिट पे यूनिट बार बार ऑर्डर दे रहे हैं तो यही माना जाएगा कि पुराने वाले प्राइस पर ही होगी। अगर सेलर को बदलना है तो वो क्लियर करेगा जी माल महंगा हो गया, अब इतने का नहीं इतने का है। समझ में आ रही बात? तो फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट समझ में आता है आपके, डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग समझ में आता है, लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन एन एग्रीड मैनर बाय द थर्ड पार्टी। ये तो क्या होता है?
आप एक टीवी लेने के लिए गए, किसी ने भेजा था कि हाँ जी इस रोहित खन्ना एंड कंपनी से लिया ना, मैं कह दूंगा। आपने प्राइस पूछा, फिर उसने कहा जी मुझे तो उन्होंने भेजा है। ठीक है भैया, जो भी वो कहेंगे देख लेंगे। तो लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन एन एग्रीमेंट बाय द थर्ड पार्टी। तो तीन तरीके हो गए, फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, और लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन एन एग्रीमेंट बाय द थर्ड पार्टी। तीनों का मतलब क्लियर हो गया। तो ये कहना कि प्राइस का एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेल ही जरूरी है फिक्स होना, तो ये गलत होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेल भी तय हो सकता है और दूसरे तरीके भी हैं। Thus the price need not necessarily be fixed at the time of sale. Where the price is not determined in accordance with the buyer must pay the seller a reasonable price. अगर प्राइस तय नहीं हो पाता है तो बायर क्या करेगा, एक रीजनेबल प्राइस देगा। अच्छा मुझे बताइए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट और सेल हो गया, बाद में अगर बायर पीछे हटना चाहे, मुझे माल नहीं खरीदना, या सेलर पीछे हटना चाहे, मुझे माल नहीं बेचना, तो हटा जा सकता है या जुर्माना देना पड़ेगा? बताइए। हटा ही जा सकता, जुर्माना देना पड़ेगा कानूनन। अगर सेलर मना करने लगे तो सेलर बायर को जुर्माना देगा, बायर खरीदने से मना करने लगे तो बायर सेलर को जुर्माना देगा। एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट सेल हो जाता है तो आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते। समझ आ रही है बात? अब बात ये आती है कि अगर थर्ड पार्टी मना कर दे प्राइस को फिक्स करने से, यार अगर मैंने ये प्राइस बोला तो हो सकता सेलर को बुरा लग जाए या बायर को बुरा लग जाए। थर्ड पार्टी ने भेज तो दिया था बायर को सेलर के बाद, अब दोनों ने उसे मुर्गा बना दिया, तुम बताओ जी प्राइस। अब थर्ड पार्टी देख ले यार, मैं क्या बताऊं, मुझे तो आइडिया नहीं है। ऐसा हो जाता है ना, किसका बुरा मानेगा वो, दोनों ही उसके लिए प्यारे हैं। तो अब तो क्या होगा, द एग्रीमेंट टू सेल गुड्स बिकम वॉइड इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन आर फुलफिल्ड। यानी कि जो एग्रीमेंट टू सेल हुआ था वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। इफ सच एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड, एक ही लगा लीजिएगा, फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ द थर्ड पार्टी, एंड इफ सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन। अगर एग्रीमेंट टू सेल में ये तय था कि प्राइस को थर्ड पार्टी फिक्स करेगी और थर्ड पार्टी ने मना कर दिया, तो क्या होगा, फिर एग्रीमेंट टू सेल वॉइड हो जाएगा। अब कोई किसी को जुर्माना भी नहीं देगा। हाँ, एक केस में राइट ऑफ पार्टी नॉट एट फॉल्ट टू स्यू। देखिए ऐसा हो सकता है कि सेलर एग्रीमेंट टू सेल को रद्द करना चाहे, अब एक तरीका खोजे कि अगर वो खुद ही रद्द करता है तो जुर्माना देना पड़ जाएगा। सेलर क्या कहता है थर्ड पार्टी को कि जी आप मना कर देना प्राइस को तय करने में, या बायर मना कर देता है। तो अगर ये बात साबित हो जाती है तो उस केस में जिस पार्टी की गलती नहीं थी, तो गलती करने वाली पार्टी ना गलती करने वाली पार्टी को जुर्माना भी देगी। कॉन्ट्रैक्ट और सेल तो रद्द हो ही जाएगा क्योंकि प्राइस तो तय हो ही नहीं रहा, लेकिन उस केस में गलती करने वाली पार्टी ना गलती करने वाली पार्टी को जुर्माना भी देगी। वेयर सच ए थर्ड पार्टी प्रिवेंटेड यानी कि रोका जाता है। अगर थर्ड पार्टी खुद ही नहीं करती वैल्यूएशन तो किसी की गलती नहीं है, तब तो कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड हो जाएगा। लेकिन रोका जाता है from making the valuation by fault of the seller or buyer, the third party not at fault may maintain a suit for damage against the party in fault. तो उस केस में जिस पार्टी की गलती नहीं है वो पार्टी गलती करने वाली पार्टी से क्या ले सकती है, जुर्माना ले सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के ऊपर हमने छोड़ दिया कि आप वैल्यूएशन करो, और इस दौरान कुछ डिलीवरी हो चुकी, थर्ड पार्टी ने बाद में मना कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट और सेल वॉइड हो जाएगा। लेकिन जो डिलीवरी हो चुकी तो बायर को उसका क्या देना पड़ेगा, रीजनेबल। ऊपर पढ़ा था ना हमने कि अगर प्राइस फिक्स हो ही नहीं पा रहा तो उस केस में बायर सेलर को रीजनेबल प्राइस तो देगा। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, एक्स एग्री टू सेल 100 बैग्स ऑफ सीमेंट टू वाई एट ए प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय जेड and to be delivered in 4 equal installment. Y received a delivery of 25 cement bags. State the legal position. If Z refused to value the goods and fix the price. अगर Z ने खुद ही मना करा तो बताइए क्या होगा इस केस में, Y 25 सीमेंट के बैग के पैसे रीजनेबल प्राइस X को देगा, बाकी कुछ नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और सेल तो वाइड हो गया।
लेकिन जितनी डिलीवरी पहुंच चुकी है तो बायर उतने का तो रीजनेबल प्राइस देगा ना। इफ जेड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस बाय द फॉल्ट ऑफ एक्स, यहां पर एक्स मना कर रहा है तो वाई 25 सीमेंट के बैग का रीजनेबल प्राइस देगा, लेकिन एक्स वाई को जुर्माना भी देगा। इफ जेड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस बाय द फॉल्ट ऑफ वाई, तो यहां वाई 25 सीमेंट के बैग का रीजनेबल प्राइस भी देगा, और क्योंकि रद्द हुआ है उसकी गलती की वजह से तो उसका जुर्माना भी वाई को भुगतना पड़ेगा। बताइए कोई डाउट हो तो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो बता दीजिए। तो 2 यूनिट आज हमने खत्म की हैं, एक तो टाइप्स ऑफ गुड्स, वो इंपॉर्टेंट थी, उससे क्वेश्चन आ सकता है, और एक है प्राइस ऑफ द गुड्स, ये बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट शुरू करेंगे, कंडीशन एंड वारंटी, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। मतलब आगे की जो 5 यूनिट बची हुई हैं वो सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो थैंक यू वेरी मच।